नमस्कार। 5 जनवरी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं आपके साथ राज चावला और आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों पर बात करने के लिए नहीं, उनकी समीक्षा के लिए नहीं, बल्कि उससे आगे ये नतीजे किस तरह से देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलते हैं, क्या संकेत देते हैं। ये नतीजे 2024 के लिए देश की राजनीति में क्या कुछ बदलाव ला सकते हैं या क्या कुछ नया इस राजनीति को दिशा दे सकते हैं। बहुत कुछ होगा कहने सुनने को। मेरे साथ 5 वरिष्ठ पत्रकार और राजनीति की बहुत गहरी समझ रखने वाले व्यक्ति मौजूद हैं और मैं सबका परिचय सबसे पहले करा देता हूं। पंजाब पर बात करने के लिए मेरे साथ जयबंत सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, भारतीय जनता पार्टी के पार्टी रहे हैं और इस राजनीति को गहरे से समझते हैं। पंजाब पर हम गहन चर्चा करेंगे जयवंश जी के साथ और फिर साथ में मणिपुर के चुनाव पर चर्चा करेंगे। प्रेमानंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। उत्तराखंड के चुनाव पर दिनेश मानसेरा जी, हमारे 5 जनवरी के ब्यूरो प्रमुख देहरादून उत्तराखंड के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिर साथ में उत्तर प्रदेश की स्थिति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश कुमार सिंह जी और रवि पाराशर जी। इस तरह से लगभग हमारे साथ ये पैनल है वरिष्ठ पत्रकारों का। तो सबसे पहले मैं जरा इस नतीजों ने जब चौंकाया, हम अगर बात सिर्फ परिणामों की कर लें, स्टैटिस्टिक्स अगर बताना हो तो वो सिर्फ अब एक औपचारिकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जिन नतीजों ने चौंकाया वो है पंजाब। 92 सीटें आम आदमी पार्टी को, जो कि पिछली बार सिर्फ 20 सीटों पर थी और उससे पहले कहीं नहीं थी। इतनी तेजी से ग्राफ बढ़ना और क्यों बढ़ना, इसकी जरा समझते हैं और ये पंजाब की राजनीति को क्या दिशा देगा। जयबंत जी, पहला सवाल, क्या ये नतीजे आपको चौंकाते हैं या फिर आप इनको सहज लेते हैं और कहाँ यहाँ से पंजाब की राजनीति आपको जाती दिखती है? थैंक यू वेरी मच जी। मैं बहुत खुश हूँ आज पंजनिया के इस पैनल में आने से। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि पंजाब में पंजाब के लोगों ने अपना एक मैंडेट दिया है, अपना एक निर्णय दिया है और लोगों का निर्णय हमेशा सुप्रीम होता है, होली होता है। तो उसको तो मानना बहुत जरूरी है, उसको और बड़ा सोच समझ के उन्होंने ये निर्णय दिया है। इलेक्शन से पहले ही मैं कहता था, जब लोग कहते थे हंग असेंबली होती थी, मैं कहता था कि पंजाब एक ऐसा सूबा है जो कि बहुत एक अच्छा निर्णय लेता है और वन साइडेड निर्णय लेता है, और वही हुआ। अल्टीमेटली बताया नहीं लोगों ने कि वो किस तरफ जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी को उन्होंने वोट दे दी। तो ये एक्चुअली जो आम आदमी पार्टी आई है, ये ज्यादा आम आदमी पार्टी के कारण नहीं आई है। ये जो लोगों की फ्रस्ट्रेशन थी श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस के लिए, जहां के जो नेता हैं वो आइडेंटिफाई हो गए हैं, एक्सपोज हो गए हैं एज फ्यूडल, करप्ट, अथॉरिटेरियन एंड एरोगेंट, उनको पंजाब ने रिजेक्ट किया है और उनको पंजाब ने बाहर निकाला है। और पंजाब ने ऐसा करके एक नई पॉलिटिकल दृष्टि दी है पूरे हिंदुस्तान को, कि जब वो ये समझते हैं, जब कोई एक सूबा समझता है कि किसी को निकालना है, तो उस टाइम पर जात पात, कम्युनिटी और इन सब चीजों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है, पर अगर ये सही तरीके से मैनेज होगा बाद में, तो पंजाब का भी फायदा होगा, देश का भी फायदा होगा। पर एक जयवंत जी समझने वाली बात है, चुनाव के दौरान और इस बार भी और इससे पहले भी आरोप लगे थे आम आदमी पार्टी पर कि वो कुछ अलगाववादियों के साथ संबंधों को लेकर के, और जो ये भी था कि दशकों पुराना जो दर्द है पंजाब का वो फिर कहीं उभर रहा होगा। उन आरोपों को लेकर के क्या चिंता कोई नहीं होती समाज में? वहां जो प्रबुद्ध नागरिक समाज है, आप जैसे लोग हैं, वो क्या सोचते हैं इसे लेकर? देखो, पहली बात तो ये है कि उनका ये कहा गया था कि वो खालिस्तानी एलिमेंट्स के साथ उनका गठजोड़ है। ये जो खालिस्तानी बात जो है, ये ज्यादा जो इंटरनेशनल फोरम में और कुछ जो है वो दिल्ली में चलती है। पंजाब के लोगों को ये पता है कि खालिस्तान कोई उनके लिए थ्रेट नहीं है, वो खालिस्तान को कुछ ज्यादा मानते नहीं है, ना ही उनको पता है कि वो कभी खालिस्तान का समर्थन करेंगे, ना वो ये भी जानते हैं कि खालिस्तान बनेगा भी नहीं। तो इस वजह से पंजाब के लोगों ने इस बात के बारे में ज्यादा सोचा नहीं और इसको ज्यादा गहराई से देखा नहीं। ये कहने के बाद मैं ऐसा जरूर कहूंगा कि कोई भी ऐसा हिंदुस्तानी नागरिक नहीं होना चाहिए जो कि किसी भी सेपरेटिस्ट एलिमेंट के साथ गठजोड़ बनाए। और जो आम आदमी पार्टी ने किया था
वो गलत था। और मैं ये समझता हूँ कि आगे से उनको चेतावनी मिल जानी चाहिए कि वो अपनी गवर्नेंस के ऊपर ध्यान दें और इस तरीके के लोगों से दूर रहें, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है। और अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आ गई तो फिर हिंदुस्तान उनको कभी भी माफ नहीं करेगा। कुछ लोगों ने बड़े मजाक में कहा, सोशल मीडिया पे कुछ ह्यूमर भी चलता है, वो कहते हैं कि यूरोप में एक यूक्रेन में माफ कीजिएगा कॉमेडियन का जो हाल देखा, अब वो यहाँ भी एक कॉमेडियन ला करके बिठा दिया। और गवर्नेंस का इशू जब आप कहते हैं कि पंजाब में बड़ा पेचीदा है, नीचे तक वो जाता नहीं है, कुछ करप्शन के मसले भी थे, तो एक कॉमेडियन सीएम से, अब तो सीएम कहना पड़ेगा जैसा है भी, और शपथ लेने तक वेट भी कर सकते हैं भावी, उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं और गवर्नेंस को लेकर के चैलेंजेस पंजाब में क्या होंगे? क्योंकि आपने कहा कि जनता फ्रस्ट्रेटेड थी, चीजें उनको मिल नहीं रही थी, जो पंजाब में डेवलपमेंट होने थे नहीं हो रहे थे, सिर्फ वादे वादे कोरे वादे थे। तो कैसे आप इनसे उम्मीद करेंगे? और गवर्नेंस इनके लिए बड़ा चैलेंज है, मुझे ऐसा लगता है। क्या विचार है आपका? ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ही एक चिंताजनक विषय है। मैं कल ही इसके बारे में सोच रहा था कि मेरे दिमाग में दो लोग आए थे। पहले मेरे दिमाग में आया था कि इमरान खान क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था और अभी वो जब प्राइम मिनिस्टर बना है तो देखो पाकिस्तान का क्या हाल हो गया है। उसके अलावा पाकिस्तान का पहले भी हाल खराब होता था, पर फिर भी नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो पॉलिटिकल फैमिलीज के थे, वो किसी तरह से चला रहे थे। सिमिलरली यूक्रेन के जेलेंस्की ने जो वहां कर दिया है, तो जो भगवंत मान की जो इनएक्सपीरियंस है, लैक ऑफ एजुकेशन है, और उसके साथ जो मिले हुए लोग हैं उनका भी जो इनएक्सपीरियंस है, ये कहीं पंजाब की तरफ भारी ना पड़ जाए। एक तरह से ये कहना कि भाविक होके कहना कि हम सब कुछ कर देंगे और जमीन पर करने में इसमें बहुत फर्क है। जो उन्होंने 1000 करोड़ 1000 रुपया सबको देने की बात की है, वो हमें सबको लगता है कि प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। फिर फ्री बिजली, इतने सारे स्कूल, माइनिंग बंद कर देंगे हम, ड्रग्स बंद कर देंगे। कैसे बंद करोगे आप ड्रग्स? ड्रग्स तो पाकिस्तान से आते हैं, वो ड्रोन के थ्रू आते हैं। ड्रग्स को बंद करने के लिए कोई ड्रग्स का एक ही लेवल थोड़ना है। एक तो ड्रग्स का आना बंद करो, फिर जितने आपके ड्रग एडिक्ट हैं उनको भी ठीक करो, फिर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करो। कहाँ से हो जाएगी? बेअदबी कैसे ठीक करोगे? जो पुलिस के रिफॉर्म्स हैं, आपका क्या ख्याल है कि आप पुलिस वालों को कहोगे आप ठीक हो जाओ तो वो हो जाएंगे? इन चीजों में बहुत दूरदृष्टि चाहिए होती है, सख्ती चाहिए होती है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस चाहिए होती है। तो मेरे को इस चीज की बहुत चिंता है। जी, मेरे को राज, इसमें एक और बात की भी चिंता है। मेरे को चिंता ये है कि जब इनसे काम नहीं होगा तो ये सारा जो इल्जाम है वो यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर लगा देंगे, कहेंगे हमें पैसे नहीं मिलते। तो यूनियन गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट पंजाब के टाइम के कांग्रेस के टाइम भी पूरे पैसे दे देती थी, इनको भी देगी। तो उन पैसों से उनका काम ही नहीं चलना। 30 लाख करोड़ रुपए का डेट ये कहाँ से पूरा करेंगे? बहुत चिंताजनक प्रॉब्लम है, बहुत बड़े कुछ चैलेंज जोड़ना चाहते हैं, मुझे लगता है इस पंजाब हाँ, के मैं राज ये कहना चाह रहा था कि पंजाब के मामले में देखिए, नशे की लत जो वहाँ के नौजवानों को, और खासतौर पर सीमावर्ती इलाके के जो नौजवान हैं, उनको जिस तरह से लगाई गई है, ड्रग्स की तस्करी, जैसे जयवंश जी कह रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से आती है। मुश्किल ये है कि दिल्ली रेवेन्यू मॉडल भी वहां पर, क्योंकि नशे का मुद्दा बहुत बार प्रमुखता से बड़े मुखर होकर के उठा चुके हैं केजरीवाल, तो जिस तरह से दिल्ली में उन्होंने रेवेन्यू कमाने के लिए, मुफ्तखोरी की जो योजनाएं हैं उनकी भरपाई करने के लिए शराब की दुकानों का जो जाल बिछाया है, वो पंजाब में तो ये रेवेन्यू मॉडल भी नहीं पेश कर पाएंगे। आपने ठीक कहा। और इस पे भी एक चिंता कई बार हुई कि आप शराब दिल्ली में क्या कर रहे हैं, वहां नशा मुक्त की बात करते हैं और एक ऐसे व्यक्ति को सीएम का चेहरा बनाते हैं जिसके ऊपर संसद में उस हालत में आने के आरोप लगे। तो कई लोग इस पर चिंता कर सकते हैं। एक बार मणिपुर की जरा स्थिति पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ प्रेमानंद जी हैं। 32 सीटें सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी अपने पर जीती, 60 में से आसान था, सरकार अपने पर बना सकती थी। सहयोगी है नगा पीपल्स फ्रंट, नगा पीपल्स पार्टी, 5 और 7 इनके भी हैं। कांग्रेस सिर्फ 5 सीटों पर मणिपुर में सिमट गई। आप प्रेमानंद जी किस तरह से इसको देखते हैं? और सिर्फ मणिपुर नहीं, अगर मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट को लेकर के अगर चर्चा करूं, मणिपुर में हमने देखा पहली खेल यूनिवर्सिटी अभी कुछ दिन पहले ही उसका भी कामकाज शुरू हो गया, निर्माण, और बहुत कुछ नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट के काम होते रहे, प्रधानमंत्री खुद होकर आए। क्या आपको लगता है इससे नॉर्थ ईस्ट के ऊपर कुछ व्यापक असर पड़ता दिखता है इस जीत के बाद? राज, धन्यवाद जी। मुझे लगता है कि जो आज
कल के चुनाव नतीजे आए हैं, उसमें कांग्रेस की 2017 के चुनाव में 28 थी और वो 28 तो भी कांग्रेस की स्थिति जो है बहुत ही नाजुक है, और जो 5 लोग जीते उसमें कई 100 वोटों के अंतर से जीत गए, 50 के अंतर जीत गए। तो परिस्थिति बहुत ही, कांग्रेस की स्थिति खराब है। और जो पूरे अब मैं मणिपुर के जो पड़ोसी राज्य है मेघालय, वहां पर भी कांग्रेस के जो विधायक थे कुछ तृणमूल कांग्रेस में चले गए और कुछ एनपीपी के साथ मर्ज कर गए। अभी पूरे नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर ऐसा राज्य था जहां पर कांग्रेस की दबदबा थी, पर इस चुनाव के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने के साथ उन्होंने 32 सीटें उनके पास आई हैं। और आज एक निर्दलीय निशिकांत जी करके हैं, वो भी उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो आने वाले चुनाव में, जो अभी 1 साल बाद 3 राज्यों में चुनाव है, मेघालय में चुनाव है, त्रिपुरा में चुनाव है, नागालैंड में चुनाव है, वहां पर जैसे त्रिपुरा है वहां पर तो कांग्रेस मतलब तृणमूल कांग्रेस और भाजपा इस प्रकार के हैं। मेघालय में एनपीपी, भाजपा और तृणमूल कांग्रेस। तो पूरे नॉर्थ ईस्ट से जो एक समय कहा करते थे कि कांग्रेस का गढ़ है, ये जो गढ़ जो है, जो किला जो है ढह गए ऐसा कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो मैसेज है कि कांग्रेस का गढ़ ढह गया, जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत हुई, उस प्रकार से मणिपुर में भी कांग्रेस की स्थिति जो है बहुत ही नाजुक है। और आने वाले में राज्य है उसमें भाजपा की दबदबा बढ़ेगी। और विशेष करके मैंने कल भी जिक्र किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकास का नारा है, जैसे आपने भी जिक्र किया मणिपुर में जो खेलकूद के लिए एक विशेष विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी खड़ी हो गई, उस प्रकार से सिक्किम में उस ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इंस्टीट्यूशन खड़े हो गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है अरुणाचल में जो चीन के साथ उनकी जो बॉर्डर है वहां पर सड़कें बन गई, जो इस प्रकार के चल रहे, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में भी इसका प्रभाव और असर पड़ेगा। लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस कभी मजबूत स्थिति में हुआ करती थी और मणिपुर में जैसा आप चर्चा कर रहे हैं 2015-16 में एन बीरेन सिंह ने भाजपा का दामन थामा और एक तरीके से भाजपा का संगठन भी खड़ा किया। और ये सिर्फ वहां नहीं था, मुझे लगता है कि समूचे नॉर्थ ईस्ट में एक संगठन निचले स्तर पर ग्रासरूट वर्कर आपके पास तैयार है। धीरे धीरे आप वहां की स्थितियों को बदलता देखेंगे। यानी जो संकट क्राइसिस बहुत समय हुआ, हमने नॉर्थ ईस्ट में उग्रवाद की एक बड़ी समस्या थी, उसके ऊपर भी अब बहुत कुछ हलचल होती नहीं सुनी है। काफी कुछ चीजें कंट्रोल में है। अरुणाचल का आपने बताया वो एक सुरक्षा का एक कवर, अब लोगों को वो एहसास होने लगा कि इतना आसान नहीं है। खासतौर पे जब आप लद्दाख या डोकलाम जैसी स्थितियां भी देखते हैं तो लगता है लोगों को एक आश्वासन आता। और पहले हमेशा वो खतरा दिमाग में हमेशा बना रहता था कि पता नहीं कब क्या होगा, और चीन उस पर उस तरह से चीन की भाषा भी होती थी। ये अच्छा आपका आकलन है। मुझे लगता है कि आप जरा एक बार उत्तराखंड की चर्चा भी ले लें। बहुजन समाज पार्टी सिर्फ 2 सीटें जीत पाई और 2 सीटें निर्दलीय, इसके अलावा मैक्सिमम सीटें बीजेपी के पास 47 आसान है। कांग्रेस की 19 सीटें। दिनेश मानसेरा जी, उत्तराखंड में कई तरह के संकट जब चुनाव चल रहे थे या चुनाव के बीच में भी वो गिनाए गए। आम आदमी पार्टी भी बीच में कूद गई थी, वह अंतिम समय पे उसने जैसे भी अपनी स्ट्रैटेजी बदली। कांग्रेस ने बहुत दम लगाया, हरीश रावत को आगे किया, कुछ खास बात बनती नहीं दिखी। उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार कामयाबी मिलना, जो हाल की परियोजनाएं चल रही हैं, चारधाम है या और जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको तो एम्पेयर्स, उनको तो बल मिलेगा ही। उत्तराखंड में अगले 5 साल आप किस तरह के देखते हैं, क्या चीजें होंगी? और जब हम जानते भी हैं कि एक बहुत बड़ा विषय था वहां देवभूमि को देवभूमि का स्वरूप देना, डेमोग्राफिक चेंजेस की बात होना, और बॉर्डर एरियाज में, पहाड़ी एरियाज में कुछ कुछ चीजें बदलाव होना जो बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही हैं। क्या उन पर कुछ काम होगा? और फिर हमने चुनाव से पहले भी सुना था यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला भी एक आया। ये सब चीजें मिलाकर के राज्य को कहां ले जाएंगे? और राज्य के वर्ग अगर हम कहें देश की राजनीति में आप किस तरह का बदलाव होते देखते हैं? देखिए, उत्तराखंड जो है वो सीमांत राज्य है, ये सबको मालूम है। चीन से और नेपाल से इसकी बॉर्डर लगते हैं। और पिछले 20 सालों में जब से उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड की आबादी बढ़ी है 30 लाख।
यानी कि आप ये मानिए, और 30 लाख की आबादी में करीब 22 से 23 लाख लोग ऐसे हैं जो यूपी से आकर के उत्तराखंड में आके बसे हैं, जो कि ज्यादातर मुस्लिम पॉपुलेशन है। और वही मुस्लिम पॉपुलेशन जनसंख्या असंतुलन के भाव पैदा कर रही है उत्तराखंड के अंदर। ये एक चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था। और साथ ही साथ एक मुद्दा मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के भी आया, वो भी इसी चीज से जुड़ा हुआ माना गया। और उसके बाद जो है समान नागरिक संहिता के विषय को जो है चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने एक ट्रम्प कार्ड के रूप में खेला। तो हम ये मानते हैं कि अगले 5 साल में उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, देवभूमि जो है भारत की राजधानी के रूप में उसको विकसित करने की बीजेपी या और पार्टियों ने भी बात करी है। तो हम इस बात को समझ के चलें कि उत्तराखंड जो है आने वाले सालों के अंदर एक बात तो डेवलपमेंट की है ही है कि वहां पर 1,20,000 करोड़ रुपए की जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पर चल रहे हैं। अगर वो पूरे हो जाते हैं अगले 5 साल के अंदर तो उत्तराखंड की एक तस्वीर बदल जाएगी। दूसरी चीज ये कि मोदी जी ये कह के गए कि उत्तराखंड जो है अगला दशक उत्तराखंड का होने वाला है। इस बात के प्रति लोगों ने विश्वास जाहिर किया। यही वजह है कि उत्तराखंड में बीजेपी लौट के आई। नहीं तो यहाँ पर एक मिथक यही था कि 5 साल कांग्रेस आती थी और 5 साल बीजेपी आती थी। तो मोदी के विश्वास पर यहाँ के लोगों ने वोट दिया। अब उत्तराखंड सरकार जो अब नई शपथ लेगी, अब इसमें अभी थोड़ा संशय है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, वो 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। धामी जी ने आज अपना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया है। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि देवभूमि उत्तराखंड का जो स्वरूप है वो अगले 5 सालों में उभरता हुआ दिखाई देगा। यानी कि उत्तराखंड सरकार हर हालत में ऐसे कदम उठाएगी जिसको लेकर के यहाँ पे जनसंख्या का असंतुलन की जो समस्या आ रही है, जो पहाड़ों में खाली हो रहे हैं और पलायन की स्थिति हो गई है। अगर हमारे ऑल वेदर रोड पहाड़ों में बन जाते हैं, सड़कें बन जाती हैं, ट्रेन पहुंच जाती है, तो हमारे जो पहाड़ के जो लोग हैं, जो मैदानी क्षेत्रों में आके काम करते हैं, उनके लिए एक रोजगार के अवसर पहाड़ में पैदा होंगे। खासतौर पे आपने देखा होगा जब चार धाम यात्रा जब शुरू होती है तो पूरे गढ़वाल की इकोनॉमी को वो संचालित करती है। अगर केदारनाथ त्रासदी हुई तो उसके बाद जो मंदी का भाव केदारनाथ में देखा गया था या कि 4 धाम यात्रा में देखा गया था या गढ़वाल में देखा गया था, उसकी भरपाई जो है जब मोदी जी ने केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया और वो बार बार वहां पे जाकर के एक कहना चाहिए वहां के एक रोल मॉडल के रूप में उभर के आए, या कहना चाहिए वो वहां के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उभर के आए, तो लोगों का एक बार फिर से 4 धाम यात्रा की तरफ रुझान बढ़ा। तो उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन सबसे बड़ा आर्थिक पहिया जिसे कहते हैं वो घुमाती है। तो तीर्थाटन के ऊपर अगर सरकार ने ध्यान दे दिया, हिंदुत्व के ऊपर सरकार ने ध्यान दे दिया, तो अब पहाड़ का स्वरूप बिल्कुल चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो लोग आते हैं उत्तराखंड में वो ज्यादातर देव दर्शनों के लिए आते हैं। यहाँ पर ऐसे कोई स्पॉट्स ऐसे नहीं है, वो नैनीताल कॉर्बेट हो सकते हैं छोटे छोटे स्पॉट्स, लेकिन जितने भी हमारे यहाँ पर्यटन स्थल है वो एक्चुअल में तीर्थाटन स्थल है। तो यहाँ पे तीर्थ यात्री ज्यादा आते हैं। तो तीर्थ यात्री को लेकर के जो मोदी सरकार की कल्पना है या उत्तराखंड सरकार की कल्पना है वो कहीं ना कहीं देवभूमि या हिंदुत्व या आप कहना चाहिए कि राष्ट्रवाद से भी जुड़ी हुई है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हर तीसरा परिवार, हर चौथा परिवार उत्तराखंड में फौजी है और फौज का राष्ट्रवाद से सीधा सीधा संपर्क रहता है या संबंध रहता है। और पहाड़ों में जितने भी भूतपूर्व सैनिक है वो 15 साल में रिटायर होकर आ जाते हैं। उनके लिए काम करने के लिए पहाड़ों में अगर तीर्थाटन ही सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है, अगर वो वहां पर कोई ना कोई टैक्सी अपनी डाल लेते हैं या कोई होटल खोल लेते हैं या कहना चाहिए कुछ भी ऐसा काम कर लेते हैं जो तीर्थाटन से जुड़ा हुआ है, तो वो पूरे उत्तराखंड की इकोनॉमी को चेंज करेगा। तो मेरा ये मानना है कि अगले 5 साल उत्तराखंड के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बीजेपी को जबरदस्त बहुमत मिला है। पिछली बार 57 सीटें थी, इस बार 47 सीटें हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कम हो गया है। हाँ, कम होने के पीछे कारण भी होते हैं कि सरकार के खिलाफ जो है माहौल होता है। जैसे पहले 4 साल जो है उत्तराखंड में जो पिछली सरकार के रहे उसको लेकर के लोगों में लोगों के अंदर कहीं ना कहीं सरकार के प्रति एक विरोधाभाव था। लेकिन धामी ने आकर के ये विरोधाभाव को खत्म किया। बेशक वो चुनाव हार गए हैं, लेकिन उत्तराखंड के पोस्टर बॉय वही थे। मोदी धामी सरकार के यहाँ पे नारा लगा और
लोगों ने इसी विश्वास के साथ बीजेपी को वोट दिया कि धामी सरकार की वापसी होगी और वो जो है अपना नया उत्तराखंड इनके नेतृत्व में देख सकते हैं, क्योंकि धामी अभी युवा है, ठाकुर माने जाते हैं और युवा है, और उनकी वजह से लोगों का जो उत्तराखंड का जो मास है, यूथ मास है, वो उनके साथ जुड़ा। महिलाओं ने आंखें बंद करके मोदी के नाम पे वोट दिया। वो इसीलिए वोट दिया कि उनके मन में एक भाव था। मोदी जी 4-5 जनसभाएं उत्तराखंड में करके गए, तो लोगों के अंदर एक भाव था मोदी के प्रति। जो मोदी जी कहते थे कि मैं लिख के ले लो, मैं केदारनाथ के मंदिर के बाहर से ये बात बोल रहा हूँ कि अगले 10 साल उत्तराखंड में इतने पर्यटक आएंगे जितने पिछले एक सदी में नहीं आए। तो वो एक बात वो केदारनाथ मंदिर के प्रांगण से जब वो बोलते हैं तो लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ, और मुझे ये लगता है कि अगले 5 साल उत्तराखंड की तकदीर बदलने वाले साबित हो सकते हैं। ये मेरा एक आकलन है जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जब आपने प्रधानमंत्री का नाम लिया और वो केदारनाथ, तो ये भी कुछ लोग कहते हैं कि उत्तराखंड, भले ही वो प्रधानमंत्री खुद गुजरात से हैं, गुजरात के सीएम रहे, लेकिन उत्तराखंड से उन्हें बहुत प्रेम है। वहाँ उन्होंने अपने पुराने जीवन काल में बहुत समय बिताया भी। और अभी जब केदारनाथ त्रासदी हम 2013 की हमें याद है, उस समय गुजरात के सीएम ने वहाँ मदद की पूरी पेशकश की थी, मोदी जी ने उस वक्त सीएम रहते हुए। तो ये खैर इस वक्त अगर डबल इंजन की सरकार, आपने ठीक कहा कि अगले 10 साल उत्तराखंड जो विकास का जो नया कीर्तिमान रचता हुआ दिखेगा, वो शायद सदी में नहीं हुआ। ठीक है, अब जरा उत्तर प्रदेश की तरफ चले। बहुत दूर नहीं है, उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी सर्वेश जी और रवि जी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, फिर भी आपके धैर्य के लिए आपका धन्यवाद भी। उत्तर प्रदेश का जरा मुझे लगता है कि एक बार नतीजों पर हल्की सी अगर चर्चा कर लें, भले तो आंकड़ा है, फिर भी 255 सीटें भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर जीती, अपना दल सोनेलाल 12 पर, समाजवादी पार्टी 111, राष्ट्रीय लोकदल 8, ये कुछ है। और सबसे इंटरेस्टिंग है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें। प्रियंका गांधी ने जितना जोर लगाया और जितने बड़े बड़े दावे किए, और किसने किसका नुकसान किया ये जरा समझ में नहीं आएगा। ओवैसी 100 सीटों पर खड़े थे उनके उम्मीदवार, 99 पर जमानत जब्त है। क्या उन्होंने 22 लाख वोटों का उनका असर कहाँ पड़ा होगा? क्या वो समाजवादी पार्टी पर पड़ा, कांग्रेस पर पड़ा? बहुजन समाज पार्टी भी देखने वाली, एक वक्त जो राज्य की मुख्यमंत्री थी और आज वो सिर्फ 1 सीट पर सीमित है। बहुत सारे आकलन है उत्तर प्रदेश में करने को। और खासतौर पर कल जब प्रधानमंत्री का रात का संबोधन हमने सुना, विजय संबोधन, तो उसमें उत्तर प्रदेश से भी बहुत कुछ लिया हुआ था। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़े संकेत भी थे। खासतौर पे पहली बार के युवा वोटरों की चर्चा हुई, महिलाओं की चर्चा हुई, और कई स्कीमों, भ्रष्टाचार बड़ा विषय रहा, कानून व्यवस्था की भी बात हुई। सर्वेश जी, आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री का संबोधन सुनाई होगा और उत्तर प्रदेश के नतीजे, क्या चीजें इनसे आती हुई देखते हैं? अगले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश किस दिशा में जाएगा? ये राजनीति, बाबा योगी फिर से सीएम के रूप में, बुलडोजर बाबा के रूप में प्रख्यात हुए ही, कैसे देखते हैं आप? राज जी, आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है, बताइए। राज जी, उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता जाता है। दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार बनने का मार्ग उत्तर प्रदेश से ही प्रशस्त होता है। ये पिछले 70 साल में ये उत्तर प्रदेश से होता रहा है, और उत्तर प्रदेश ने हमेशा देश की राजनीति की दिशा तय की है, निर्धारित की है। 2022 का चुनाव भी दिल्ली की राजनीति का एक प्रतिबिंब है। दिल्ली की, या कह सकते हैं कि केंद्र की राजनीति के लिए इस बार जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है वो कई मायने में पिछले चुनावों से अलग है। एक तो ये कि एक मिथक रहता था कि जब 5 साल कोई सरकार काम करती है तो उसकी एंटी इनकम्बेंसी होती है। उत्तर प्रदेश ने पहली बार ये साबित किया है कि यदि ईमानदारी से, पूरे समर्पण से और पूरे परिश्रम के साथ जनता की आकांक्षाओं का ध्यान रखते हुए अगर विकास कार्य किए जाएंगे, काम किए जाएंगे, तो एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई फैक्टर नहीं रहेगा, और ये सकारात्मक रूप से उसका रिटर्न गिफ्ट अवश्य देगा। वोट शेयर भी बढ़ गया, ऐसा कहा कि सरकार में होने के बाद भी वोट शेयर बढ़ना अपने आप में बड़ी बात है। उत्तर प्रदेश में रिटर्न गिफ्ट जनता की ओर से
उत्तर प्रदेश सरकार को मिला है। दूसरा, जहां तक केंद्र की राजनीति का परिप्रेक्ष्य है, उत्तर प्रदेश के चुनाव ने विशेष रूप से योगी जी का जो 5 साल का कार्यकाल रहा है और उन्होंने जो राजनीति की दिशा तय की, विकास के साथ साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक धरोहरों को सजोने का, सहेजने का और सांस्कृतिक विकास पर ध्यान दिया है। जैसे उन्होंने अयोध्या में और मथुरा में और प्रधानमंत्री जी के प्रयास से काशी में कॉरिडोर, उत्तर प्रदेश के जितने धार्मिक पर्यटन स्थल हैं, जिसमें विशेष रूप से मथुरा है, एक नैमिषारण्य है जो कि प्राचीनतम तीर्थ स्थल है। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में, जिसकी बहुत चर्चा होती है, पौराणिक है, उसकी बहुत उपेक्षा थी। उस पर योगी जी ने ध्यान दिया और उसके लिए तीर्थ क्षेत्र अलग से गठित किया, एक समिति बनाई। इसी तरह से ब्रज तीर्थ क्षेत्र उन्होंने विकसित किया, उसको एक संवैधानिक दर्जा देकर अधिनियम बनाकर उन्होंने उसके लिए भी एक समिति का गठन किया। तो उससे उत्तर प्रदेश ने एक ये दिशा भी दिखाई है कि देश में सांस्कृतिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, सांस्कृतिक धरोहरों को, अपनी परंपरा को ध्यान में रखते हुए अगर विकास किया जाएगा तो ये भी जनमानस पर एक बड़ा प्रभाव छोड़ता है। इसी के कारण उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की एक छवि बनी है, हिंदुत्व के एक प्रोधा के रूप में वो जो स्थापित हुए हैं, जबकि हालांकि वो एक परंपरागत रूप से एक बहुत विशाल और प्राचीनतम मठ के मठाधीश भी रहे हैं, अभी भी हैं। ये मठ गोरखपुर का जो गोरक्षपीठ मठ है, इसका पूरे पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में, नेपाल तक इसका बहुत व्यापक प्रभाव है, बहुत मान्यता है। लेकिन उन्होंने अपने कर्म क्षेत्र में भी इसको कर दिखाया और उत्तर प्रदेश के लोग आज इस बात पर गर्व करते हैं कि योगी जी हैं तो उत्तर प्रदेश में कहीं भी सांस्कृतिक धार्मिक उपेक्षा हिंदुओं को देखने की नहीं मिली। उन्होंने एक संरक्षण पाया है और योगी जी ने उत्तर प्रदेश के सर्व समाज की, विशेष रूप से सारा जब 80-20 की बात हो रही थी तो सभी हिंदू समाज को एक संरक्षक के रूप में उन्होंने एक वरद हस्त प्रदान किया है और इसका एक बड़ा प्रभाव हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा। उत्तर प्रदेश के चुनाव ने ये भी दिखाया है कि यदि विकास की दिशा ठीक होगी, नीतियां ठीक से बनेंगी, एक दूरदृष्टि होगी, तो जातिवाद की राजनीति के खांचों से भी बाहर निकला जा सकता है। उत्तर प्रदेश निकला है। निसंदेह उत्तर प्रदेश का ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन मिला है, ये किसी खास जाति का नहीं है, सभी जातियों ने इसमें साथ दिया है। जैसे कि कहा जा रहा था पश्चिम उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से कल भी हम लोगों की चर्चा थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का बहुत असर है, जाट बहुत ज्यादा नाराज है। तो ऐसा नहीं है, जाटों का भी एक बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी को मिला इस नाराजगी के बाद भी, किसान आंदोलन के बाद भी। यहाँ तक कि जैसे एक धारणा थी कि उत्तर प्रदेश का जो दलित वोट बैंक है वो मायावती जी का वोट बैंक है, तो दलित वोट बैंक जैसी कोई बात थी पहले, लेकिन इस बार जो विकास योजना है उनके कारण दलित भाजपा को मिला, बड़ी संख्या में दलित भाजपा को मिला है। और जैसा कि कल प्रधानमंत्री जी ने कल अपने उद्बोधन में कहा कि महिलाओं और युवाओं के वोट से उत्तर प्रदेश में हमें बड़ी सफलता मिली है। ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव था, इसमें महिलाओं के मत का प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा 10% अधिक था। इसकी चर्चा परिणाम आने से पहले ही होने लगी थी। उन्होंने कहा कि जहां महिलाओं ने हमें भारी बहुमत से वोट दिया, पार्टी बड़ी भारी मतों से जीती, तो महिलाओं के लिए विशेष उनका धन्यवाद रहा। विशेष रूप से चर्चा प्रधानमंत्री जी ने की, युवाओं की चर्चा की, युवा मतदाताओं की चर्चा की है। तो महिलाओं को के मन में भी एक ये भाव, उत्तर प्रदेश सरकार के जो योजनाएं रही और सुशासन रहा, उसने ये पैदा किया कि नहीं, हमें आगे आकर मतदान करना है, वोट करना है। इसलिए करना है कि हमें अपनी सामाजिक सुरक्षा, अपनी सब तरह की सुरक्षाएं, पारिवारिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सभी सुरक्षाओं का जो है संरक्षण चाहिए। ये क्योंकि महिलाओं ने महसूस किया, विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो मानसेरा जी से जानते हैं, हमारे पड़ोसी हैं मानसेरा जी, हमारा जिला मुरादाबाद है, मानसेरा जी पड़ोसी, हम लोग साथ साथ काम कर चुके हैं। पश्चिम में ये कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रही,
विशेष रूप से मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बरेली, इन क्षेत्रों में जो एक असुरक्षा की भावना थी, महिलाएं तो छोड़ दीजिए, पुरुषों में असुरक्षा की भावना थी कि कहाँ क्या हो जाएगा, क्या छोटी सी बात पर चिंगारी भड़क जाएगी, वो सब लोग एक निश्चिंतता की नींद आज सोते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उसका कारण योगी आदित्यनाथ जी का सुशासन है, उनकी कानून व्यवस्था है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक छोटा सा उदाहरण मेरे पास भी था। कल देर शाम एक मेरी महिला मित्र जब अपने घर जाने को थी, वो दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश की, तो उन्होंने भी हंसते हुए कहा था कि मुझे जाने में देर भी हो जाए तो कोई चिंता नहीं, बाबा की सरकार है। तो ये सुरक्षा की भावना, और ना सिर्फ ये, मुझे लगता है कि सभी समाज की, सभी वर्गों की महिला, सभी वर्गों की, मुस्लिम महिलाओं ने भी कहा, मुस्लिम बेटियां, मुस्लिम महिलाओं की जो बच्चियां हैं, वो भी ये सौदेबाजी की शिकार खूब होती रही हैं, कोई अलग नहीं है, उनको भी वो पीड़ा झेलनी पड़ती है। तो वो भी इस सुकून में, इसलिए कभी पिछले चुनाव में एक साइलेंट वोटर जैसी चर्चा हुई थी, फिर ट्रिपल तलाक का विषय था ही, और इस बार मुझे लगता है कि उसके काउंटर में एक हिजाब का विषय जानबूझकर छेड़ा गया, वो शायद ज्यादा काम नहीं आया, क्योंकि नतीजे सबके सामने है, वोट शेयर बड़ा है, तो बाकी समीक्षा तो बहुत गहन होगी। मैं फिर रवि पाराशर जी के पास आता हूँ। रवि जी, 2014 की एक लहर थी, उसके बाद 2017 में चुनावों के लोगों ने कहा कि ठीक है मोदी जी के नाम पर, लेकिन इस बार डबल इंजन की सरकार में योगी बाबा बड़े प्रभावी हो गए थे। बुलडोजर चलाते चलाते मोदी जी के साथ योगी जी का नाम भी साथ साथ ही लिया जाता कि मोदी योगी की सरकार। अब मुझे ये जानना है कि सुशासन की एक बात हुई, जात पात कहीं दिख नहीं रही, भ्रष्टाचार का कोई बड़ा, और बड़ा क्या छोटा भी, कोई ऐसा आरोप जिसने चर्चा पकड़ी हो वो कहीं दिखा नहीं। बसपा साफ हो गई, कांग्रेस साफ हो गई, सिर्फ एक बची तो समाजवादी, ओवैसी उड़ गए, कहीं कुछ दिखा नहीं। ये क्या जादू चला है योगी और मोदी की डबल इंजन की सरकार? क्या ऐसे फैक्टर थे जो काम कर गए रवि जी? देखिए राज जी, सर्वेश जी ने बहुत एम्पलीट्यूड्स, बड़े विस्तार से जिक्र कर दिए हैं, तो उनका दोहराव करना सही नहीं होगा। और नतीजों से ये भी साफ ही है कि ये इलेक्शन पूरी तरह से बाइपोलर हुआ, और बहुत अरसे बाद उत्तर प्रदेश की सियासत का जो चेहरा है वो ये नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की और देश की जो राजनीति है उसके भविष्य के लिए ये एक अच्छा सुखद संकेत है। उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं, आपने भी जिक्र किया कि 2017 में कोई चेहरा नहीं था, केवल और केवल मोदी जी का चेहरा आगे था, और उसकी बदौलत एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। और योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछले 5 साल में योगी सरकार ने मोदी सरकार की मदद या तालमेल, मैं कहूंगा, की वजह से जो गवर्नेंस उत्तर प्रदेश के लोगों को दी, उसका मैंडेट ये चुनाव है। और बस एक बात से मैं असहमत हूँ सर्वेश जी की, कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। एंटी इनकम्बेंसी कितनी ही लोकप्रिय सरकार हो, सैद्धांतिक तौर पर वो 5 साल के शासन के बाद होती ही है, आप सबको खुश नहीं कर सकते। और ये नतीजे उसकी तरफ इशारा भी कर रहे हैं। कई स्टॉलवर्ड्स, कई दिग्गज हारे भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मोदी मैजिक ने उस एंटी इनकम्बेंसी को बैलेंस किया है, यानी मोदी मैजिक बरकरार है, और उसने उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में 2022 में बिल्कुल काम किया है, एंटी इनकम्बेंसी को बैलेंस किया है। पिछले 5 साल का जो गवर्नेंस रहा, और जैसी कभी बात हो रही थी कि महिलाओं के आत्मसम्मान की सुरक्षा जिस तरह से योगी सरकार ने कानून व्यवस्था के प्रति एक सख्त रवैया अपना करके की, मुझे लगता है कि केवल और केवल कानून व्यवस्था एक फैक्टर नहीं है, केंद्र की बहुत सारी योजनाएं, ये तो एक फैक्टर है ही। गुंडे और जो शोधे हैं, उनको, जो संगठित अपराधी हैं, उनको कानून व्यवस्था का भय इस योगी के शासनकाल में ज्यादा हुआ। ये हमें देखने को भी मिला, जब गले में तख्तियां डाल के लोग, जब एनकाउंटर बढ़े तो थानों में सरेंडर करने पहुंच गए कि हमको मारिए मत, हम सरेंडर कर रहे हैं। तो ये सब तस्वीरें हमने देखी। और केवल और महिलाओं की सुरक्षा का, जहां तक महिलाओं के आत्मसम्मान, आत्मगौरव का जो मामला होता है, देखिए बिजली बढ़ गया आना, ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह शाम बिजली की आवक सुनिश्चित की गई, और जो शौचालय घर घर बनने से जो केंद्र की योजना है, उसका जो परिपालन उत्तर प्रदेश में हुआ, तो उनको खेतों में या खुले में शौच के लिए जाने की व्यवस्था नहीं रही महिलाओं की। इससे उनके 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 आत्मसम्मान की भी रक्षा हुई, और छेड़छाड़ की जो वारदात होती थी उनमें भी बहुत कमी आई। उज्ज्वला गैस योजना
उसने भी आत्मबल महिलाओं का बढ़ाया। रसोई में जो चूल्हा फूंकते फूंकते जो घुटन और जो अंधेरा महसूस होता था वो दूर हुआ। इसके अलावा पक्के आवास जो 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 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वंचित वर्ग के लोगों को मिले। तो ये सब कुल मिलाकर कानून व्यवस्था, कुल मिलाकर एक ऐसा माहौल बना और उसी का नतीजा ये रहा कि महिलाओं ने भरपूर वोट की शक्ल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा से उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत मजबूत तरीके से काबिज कर दिया है। और आपको पता है, कल ये चर्चा हुई भी होगी कि उत्तर प्रदेश में करीब 4 दशक बाद इस तरह का राजनीतिक परिदृश्य उभर कर आया है, जब कोई पार्टी दूसरी बार सरकार लगातार बना रही है और योगी जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो लगातार 2 शासनकाल पूरे करेंगे। जहां तक मुझे लगता है बीएसपी की बात है, तो देखिए राज, आपको पता है कि मायावती का सिमटना बाइपोलर, मैंने शुरुआत में कहा कि बाइपोलर नतीजे लोकतंत्र के हित में तो हैं, लेकिन हमें यह भी जरूर ध्यान रखना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक समय तक शासन मायावती ने मुख्यमंत्री के तौर पर किया है, करीब 7.25 साल। बाकी कोई मुख्यमंत्री इतना कितने भी टर्म पूरे किए हों, लेकिन इतना कार्यकाल नहीं रहा। और उसके बावजूद दलित वोटर मायावती के कोर वोटर हुआ करता था, वो अगर अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ लौटा है। और हम ये भी कहेंगे, सर्वेश जी की मैं राय भी चाहूंगा इस बात पर, अपने इस वक्तव्य पर, कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का जो परिदृश्य पूरा तैयार हुआ, उसमें तो सभी पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी तरह से जातीय जो समीकरण है उनका ध्यान रखा था। लेकिन वोटर अब इतना सयाना हो गया है यूपी का कि उसने ये सारे जातीय समीकरण तोड़ दिए। जो एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा था कि ब्राह्मण तो बीजेपी से नाराज है, योगी आदित्यनाथ का नाम तो अजय बिष्ट है, ये तो ठाकुर हैं, ठाकुरों का समर्थन करते हैं। तो ये सारे के सारे मिथ जो भ्रम फैलाने की खातिर उठाए गए थे विपक्ष द्वारा, वो पूरी तरह से धराशायी हुए हैं। और मुझे लगता है कि महिलाओं का, वंचित वर्ग के लोगों का, किसानों का जो भरोसा दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति दिखाई दिया है, सबसे बड़ी चुनौती अब योगी सरकार के लिए उस भरोसे को कायम करने की होगी। और मुझे ये लगता है, जैसा कि सर्वेश जी ने भी जिक्र किया, कि उत्तर प्रदेश के जरिए दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, और जाहिर है कि उत्तराखंड भी कभी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से होता हुआ दिल्ली का रास्ता जाता है और 2024 में आम चुनाव होने हैं। ऐसे में अब योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश को और ज्यादा सुचिंतित तरीके से चलाएगी, और ये भरोसा लोगों का जो कायम हुआ है, इसको और बढ़ाना अब ये सबसे बड़ी चुनौती योगी सरकार के लिए। आपका सभी का विश्लेषण बहुत अच्छा रहा, और मुझे लगता है कि एक अंतिम प्रश्न मेरे पास है। 2024 से या अगला 1 दशक भारत की राजनीति किस दिशा में जाएगी? राज्यवार हमने चर्चा की, मगर आप ये ध्यान में रखते हो कि 5 राज्यों ने जो निर्णय दिया है, आम आदमी पार्टी को भी पंजाब में दिया है। जयवंशी से फिर शुरू करूंगा। जयवंशी, भारत की राजनीति, देश की राजनीति, क्योंकि हम बात भारत की जरूर करते हैं, भारत की राजनीति किस दिशा में जाती दिखती है? भारत का भविष्य किस तरह से दिखता है? जी, भारत का भविष्य तो बिल्कुल उज्जवल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मेरे को सिर्फ एक चीज थोड़ी सता रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ही टूटती जा रही है, ऑल्टरनेटिव नहीं आ रहा है। मैं ये चाहता हूं कि हमारे देश में एक रोबस्ट डेमोक्रेसी हो, जिसमें कि एक रोबस्ट ऑपोजिशन, इशू बेस्ड ऑपोजिशन जो है वो बहुत जरूरी होती है। यहाँ इशू बेस्ड ऑपोजिशन तो रही नहीं, तो लोग जो है वो नेम कॉलिंग पर आ गए हैं, जो कि एक बहुत ही आई फाइंड इट अ वेरी लो लेवल इंटेलेक्चुअल इंटरकोर्स। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि रोबस्ट डेमोक्रेसी हो और इश्यूज उठें, हमारी ऑपोजिशन भी थोड़ी सी जान लेके आए, और भारत के लिए जो अच्छा है उसकी हम बातचीत करें, और बाकी जो जीता है, जो बेहतर है वही जीतेगा। इस टाइम के ऊपर तो मेरे को बीजेपी के सामने कोई ऐसी ऑपोजिशन नजर नहीं आ रही है। पर अगर आपके पास ऑपोजिशन नहीं है तो आप गाली गलौज पर ना आओ, कि इश्यूज की तरफ चलो। और एज फार एज पंजाब इज कंसर्न, मुझे पूरा यकीन है
कि मोदी सरकार जो कि मोदी जी व्यक्तिगत तौर के ऊपर पंजाब और सिखों से बहुत प्रेम करते हैं, मोदी सरकार ने कांग्रेस को भी किसी तरीके से फाइनेंशियली या रिसोर्स वाइज कांग्रेस की सरकार को नीचे नहीं कर रखा। यूनियन गवर्नमेंट को बहुत कुछ देना पड़ता है पंजाब को, पंजाब के ऊपर कर्जा भी बहुत है। तो अगर आम आदमी पार्टी किसी तरह से सही तरीके से सेंटर के साथ अपनी रिलेशन रखेगी और दोनों इकट्ठे मिलकर पंजाब की समस्याओं को हल करेंगे, तो बाद में जो राजनीतिक लड़ाई है वो हम ग्राउंड के ऊपर लड़ लेंगे। राजनीतिक लड़ाई तो आपसी है, अंदर की है, बॉर्डरिंग स्टेट है तो बड़ा खतरा उधर से भी है। और अक्सर अब तो ड्रग्स और हथियारों की बातें बहुत आती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस तरह का कांग्रेस के थे, पर इस रोल से वो कभी पीछे हटे नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इस बात का मजाक बनाते थे, कहते थे कि अमरिंदर सिंह जो है वो बी टीम है बीजेपी की, पर अमरिंदर सिंह जी ने खुद भी ये बहुत बार बताया, मैं एक रक्षा विशेषज्ञ हूँ, मैं ये समझता हूँ कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर सेंटर के साथ तालमेल करके और उसके साथ अच्छी रिलेशन रखने के बगैर चल ही नहीं सकता। और ऐसा ना कहीं हो जाए कि सेंटर कहता रहे भी लो मुझसे लो, और वो कहें कि राजनीति हमें अलाउ नहीं करती, हाँ हमने तो आपको आपकी बुराइयां करके ही अपना वोट बैंक बचाना है, तो उससे फिर पंजाब को बहुत तकलीफ हो जाएगी। नहीं, ठीक है। प्रेमानंद जी लगभग यही सवाल। प्रेमानंद जी, एक सिंह साहब से एक जानकारी चाह रहे थे। करिए। कि पंजाब में यदि अकाली और भाजपा का गठबंधन अगर न टूटा होता तो शायद क्या परिणामों में कुछ अंतर होता क्या? मेरे को अगर आप पर्सनली पूछो तो मैं ये कहूंगा कि सबसे अच्छी चीज जो हमारे साथ बीजेपी के साथ हुई है वो ये है कि अकाली और भाजपा का गठबंधन टूट गया। अच्छा, बिल्कुल। उसके टूटने के बाद अगर हम हार भी गए हैं तो मेरे को ये हार मंजूर है, पर मेरे को उनके साथ गठबंधन मंजूर नहीं था, क्योंकि वो बेसिकली एक फ्यूडल करप्ट वन फैमिली बेस्ड पार्टी बन चुकी है। 102 साल पुरानी पार्टी है, पर उसकी जो बेसिक पॉलिसीज हैं वो बहुत खराब हो गई थी, और उसके कारण हमको भी बेइज्जती और जलालत फेस करनी पड़ रही थी लोगों के सामने। कम से कम हम अभी अलग हैं, अब तक हम लोगों का उसी की प्रॉब्लम है। जितनी हमारी प्रॉब्लम आज चल रही है, जो मिसट्रस्ट हमारे साथ चल रहा है, वो हमारे खिलाफ नहीं है, वो मिसट्रस्ट है श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ, और क्योंकि हम उनके साथ जुड़े हुए थे तो वो हमारी तरफ स्पिल ओवर हुआ है, और हमें अभी उस मिसट्रस्ट से एक आकलन को जिस तरह से भी किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात ये हुई है कि हमारा वो गठबंधन टूट गया। इस गठबंधन के कारण से लोग ये भी कहने लगे थे कि ये सहजधारियों की पार्टी है, ये केसधारियों की पार्टी है, तो वो एक डिवीजन बना हुआ था। जबकि इस बार ये अच्छा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने कई केसधारियों को भी टिकट दिया, चुनाव में उतारा। वापस आता हूँ प्रेमानंद जी के पास। प्रेमानंद जी, राष्ट्रीय राजनीति के अंदर से मुझे लगता है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के नजरिए से, और मुझे लगता है नॉर्थ ईस्ट में भी काफी कुछ होगा, भारत अपने सांस्कृतिक गौरव की ओर लौटता दिखता है। ये केंद्र और राज्यों में अगर तालमेल हो अच्छा, तो ये काफी मुझे लगता है कि देश के लिए बहुत अपनी समृद्ध विरासत को सहेजने और उस पर गर्व करने का विषय ये सभी जनता को समझना चाहिए, और शायद समझ भी रही है, नई पीढ़ी को भी समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। आप किस तरह से देखते हैं ये विधानसभा चुनाव का नतीजे, ये किस तरफ देश की भावी राजनीति को ले जाता दिखता है? प्रेमानंद जी, आप आवाज आप तक आ पा रही है? नहीं, मेरा प्रश्न प्रेमानंद जी से था, वहां है नहीं। ठीक है, तो मुझे उससे आगे जरा चलना पड़ेगा। साथ में सर्वेश जी, आपकी टिप्पणी आवश्यक है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहे थे। तो क्या आपको लगता है देश की राजनीति पर इन नतीजों का क्या असर परिणामों का आने वाला है? राज जी, दो परिणाम देश की राजनीति पर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। पहला तो ये कि अब राष्ट्रीय राजनीति से कांग्रेस का पराभव लगभग तय हो गया है। वो तो पिछले 10 साल से रहा था, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पराजय हुई है, मात्र 6% वोट पिछले चुनाव में था, वो घटकर अब 2 रह गया है, और 2 विधानसभा सीटों पर वो सिमट गई है। उससे लगता है कि एक तो ये जो राष्ट्रीय पार्टी है, इसका अब अन्य राज्यों में भी उसी तरह से पराभव शुरू हो गया है। पंजाब में हो ही गया है, उत्तराखंड में उनको उम्मीद थी, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह से उन्होंने फैसले लिए,
उनके पूर्व मुख्यमंत्री और एक बड़े नेता हरीश रावत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने काफी लंबे समय तक राजनीति की और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा भी। आपकी आवाज सर्वेश जी कुछ तकनीकी दिक्कत है, मुझे लगता है सिग्नल की दिक्कत है। एक मिनट। तो कांग्रेस का प्रभाव देखने में आ रहा है और अगले 10 साल में हो सकता है कांग्रेस के बारे में जो कहा जा रहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत, ये अगले 10 साल इसके लिए महत्वपूर्ण होंगे और अगले 10 साल में शायद कांग्रेस मुक्त भारत पूरे देश से हो जाएगा। क्योंकि अभी जो 2 राज्यों में उनकी सरकार चल रही है, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, तो शायद अब वहां से भी वो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए वहां से सिमटना, उनका बिस्तर भी वहां से बंधेगा। दूसरे जो इस उत्तर प्रदेश के राजनीति का और जो चुनाव परिणाम है और जिस तरह से वोटर का मन बदला है, उससे एक चीज बड़ी साफ दिखाई दी उत्तर प्रदेश में कि बनारस में जब ममता बनर्जी आती हैं तो माथे पर तिलक लगवाती हैं। अखिलेश यादव जब अयोध्या जाते हैं तो त्रिपुंड धारण करते हैं। राजनीतिक दल परशुराम की बात करते हैं, परशुराम जी की बात करते हैं, त्रिशूल लगवाते हैं, प्रतिमाएं लगवाते हैं। जो लोग कभी किसी समय केवल रोजा इफ्तार की ही बात करते थे, आज वो हिंदुत्व की बात करते हैं और अपने आप को बड़ा हिंदू साबित करने के लिए कोशिश करते हैं। राहुल गांधी भी वो गंगा आचमन करते हैं और अपने कुर्ते के ऊपर वो जनेऊ पहनते हैं। तो ये एक दिशा, ये जो एक अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक फोटो भी किसी ने शेयर किया था ममता बनर्जी का, अखिलेश जी का, सब लोगों का, उनको धार्मिक परिवेश में उनको दिखाया था। तो ये भी एक तय हुआ है कि उत्तर प्रदेश के वोटर ने या उत्तर प्रदेश की राजनीति ने यह तय कर दिया है कि आपको हिंदुत्व की पटरी पर अपनी रेल चलानी पड़ेगी। अब हिंदू की उपेक्षा करके देश में राजनीति नहीं होगी। ये एक नई उत्तर प्रदेश से एक बात निकली है कि आपको अगर राजनीति करनी है, इस देश में सफल होना है, तो भारत के मन को समझना पड़ेगा। हिंदुत्व की बात आपको हर हाल में करनी पड़ेगी, तभी आप सफल होंगे। ये उत्तर प्रदेश ने तय कर दिया है। आपका आकलन। एक और बात, एक राज्य, एक और चीज, अभी रवि पारासर जी ने पूछा था कि उत्तर प्रदेश में जैसे मायावती जी का दलित वोट है वो इधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया और जो पार्टियों ने, भाजपा ने भी राजनीति में जातियों का महत्व अभी खत्म नहीं हुआ था और जो टिकट वितरण था, ये बात सही है कि जातियों को ध्यान में रखकर टिकट वितरण भी हुए थे। लेकिन रवि पारासर जी, उत्तर प्रदेश में ये भी एक विशेष, एक नई शिक्षा यूपी के वोटर ने दी है। अब वोटर एजुकेट कर रहा है नेताओं को। उत्तर प्रदेश के वोटर ने ये शिक्षा दे दी है कि आप निश्चिंत रहिए, जातियों का ध्यान रखिए, ये मत रखिए। सर्वेश जी, आपकी आवाज फिर चली गई। दृष्टिकोण से आपको तय करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा मानना यह है कि वोटर एजुकेट कर रहा है। जी राज्य, ठीक है। दिनेश जी, मुझे अंतिम कमेंट आपसे लेना। दिनेश मानसेरा जी, राष्ट्रीय राजनीति पर आपका आकलन क्या है? ये नतीजे क्या संकेत देते हैं 24 और उसके बाद? देखिए, बात वही है कि राष्ट्रीय राजनीति में मोदी सरकार या बीजेपी मजबूत क्यों हो रही है, उसके पीछे कारण यह है कि विपक्ष कमजोर है। और कल मोदी जी ने अपने विजय भाषण में साफ तौर पर बात कह दी थी कि जो कुनबे हैं या जो परिवारवाद की राजनीति है वो अगले कुछ सालों में खत्म हो जाएगी। यानी उनका साफ साफ इशारा था कि एक कांग्रेस और दूसरा ये जो कुनबे वाली या परिवारवाद की राजनीति है, अकाली दल से भी साथ छूट के इधर। हाँ, बिल्कुल प्रसन्नता है कि ये सब चीजें आने वाले कुछ समय में खत्म हो रही है। मैं आपको बड़ी एक रोचक बात बताऊं, पिछले दिनों हल्द्वानी में सरसंघचालक जी मोहन भागवत जी आए थे और उनसे बातचीत करने का, सवाल जवाब करने का एक अवसर मिला था। तो मैंने उनसे एक सवाल किया था कि आपको नहीं लगता है कि अब भारत के अंदर एक राष्ट्रवाद विपक्ष की जरूरत है? तो उन्होंने एक सेकंड सोच करके मेरे को इस बात का जवाब दिया था। बोले, राष्ट्रवाद विपक्ष की नहीं, राष्ट्रवाद प्रतिपक्ष की जरूरत है। उन्होंने एक लाइन में इस बात को मुझे समझा दिया कि हमें विपक्ष चाहिए, विपक्ष नहीं चाहिए, हमें प्रतिपक्ष चाहिए, ताकि आप एक स्वस्थ तरीके से लोकतंत्र में एक किसी बहस में शामिल हो सकें। जो राष्ट्रहित में बात करेगा वही इस देश में टिकेगा।
अगर राष्ट्रवाद की बात कोई नहीं करेगा तो वो इस देश में राजनीति भविष्य में नहीं कर सकता। अब इसको राष्ट्रवाद की राजनीति से कह लीजिए, हिंदुत्व की राजनीति से कह लीजिए, क्योंकि हिंदुत्व ही राष्ट्रवाद है। आपको भविष्य में ऐसी ऐसी टीम तैयार करनी पड़ेगी। देखिए, एक ना एक दिन बीजेपी के खिलाफ भी माहौल बनेगा ना, ऐसा ऐसा हम सोच सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विरोध की राजनीति आएगी, कहीं ना कहीं विपक्ष की राजनीति आएगी, तो क्यों ना प्रतिपक्ष की राजनीति आए। तो वो उस चीज का हमें इंतजार करना पड़ेगा कि भविष्य में जो, जैसे कि अभी सर्वेश जी कह रहे हैं कि राजनेताओं मजबूर हो गए हैं मंदिर जाने के लिए, राजनेता मजबूर हो गए गंगा में डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि उनको अब ये समझ में आने लग गया है कि हिंदुत्व क्या है। अगर हिंदुत्व से वो विमुख हुए तो उनका हाल फिर वैसा ही होगा जैसे राजनीतिक दलों का हुआ और राजनीतिक दलों का हो रहा है। एक टाइम ऐसा भी था पंजाब में, या हम लोगों में, हम भी पंजाबी हैं, आप भी पंजाबी हैं, कि हमें सिखों और ये हिंदू का तो मतलब ही नहीं समझ में आता था। नहीं था। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये चार जो धर्म है, ये कहां से आई है? कांग्रेस ने पैदा किए सन 84 के बाद से। उससे पहले तक सिखों का कोई हिंदू ही माना जाता था, हिंदू रक्षक माना जाता था। ये राजनीति की वजह से अलग हुए। तो ये वजह है कि हमें राष्ट्रवाद की राजनीति की ओर जाना होगा, और ऐसे ही हम लोगों को विपक्ष चाहिए। और मुझे लगता है कि अगले 10 सालों में ये राष्ट्रवादी या हिंदुत्व विपक्ष भी देश के अंदर उभरने लगेगा, और यही मुझे लगता है कि ये देश को और मजबूत करेगा। क्योंकि अब जैसे भाई साहब कह रहे थे कि लोकतंत्र में हर हालत में आपको विरोध भी चाहिए, यह सहमत असहमति के आधार पर राजनीति को चलाना पड़ेगा। ये विषय हमारे आने वाले समय में हम लोगों को भी समझना पड़ेगा, और इसी और राजनीति के बढ़ने की मुझे उम्मीद लगती है। जी, मुझे लगता है कि एक संतोष का और विषय है कि देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। इसके लिए देश की जनता को, खासतौर पर नई पीढ़ी को धन्यवाद देना चाहिए, जो प्रधानमंत्री ने भी दिया, क्योंकि अब वो जागरूक है, वो समझ रहे हैं अनर्गल प्रलाप क्या होता है, और विकास या कामकाज या असल मुद्दे क्या हैं जिनको जरूरत है, जिनकी देश को जरूरत है, देश का मतलब इस भावी पीढ़ी को जरूरत है, उस पर किस तरह से काम होना। आप स्वदेश में अपने मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया की बात करते हैं, आप स्वदेश निर्माण की बात करते हैं, आप पूरा का पूरा डिफेंस सेक्टर परचेज की बजाय, बाहर से प्रोक्योरमेंट की बजाय अपने निर्माण की बात करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपस में जुड़ी। आप पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, और आप सौर एनर्जी की बात करते हैं। तो कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो धीरे धीरे भारत को एक वैभव, परम वैभव की स्थिति जिसको कहते हैं, वहां तक ले जाने का, जिसको आप विश्व गुरु को लेकर के कुछ लोग मजाक भी करते हैं सोशल मीडिया पर कि ऐसे होगा विश्व गुरु। और अभी हमने देखा एक यूक्रेन संकट में जब बड़े बड़े देश अपने नागरिकों को नहीं निकाल पाए, भारत क्या कर रहा था। और यहाँ तक कि एक पाकिस्तानी लड़की ने आकर के आके, मोदी जी थैंक यू, पाकिस्तानी बच्ची को भी भारतीय जहाज से बचाया गया। तो इस तरह की कई घटनाएं होते हुए देखें, मुझे लगता है कि भारत की दुनिया में जो स्थिति होने वाली है, यूक्रेन रूस संकट में भी हमने भारत की स्थिति देखी। वो पुतिन से भी बात करते हैं, वो जेलेंस्की से भी बात करते हैं, वो बिडेन से भी बात करते हैं। सभी चाहते हैं कि मोदी जी मदद करें, मोदी जी मतलब भारत मदद करे, भारत की स्थिति। तो आने वाली 10 साल की राजनीति में हम ये भी, विश्व की राजनीति में भी भारत का उभरता प्रभाव देखेंगे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, रवि पाराशर जी, वरिष्ठ पत्रकार, सर्वेश कुमार सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिनेश मानसेरा जी, जयवंत सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका आकलन पंजाब के बारे में मुझे लगता है बहुत सही अपनी चिंताएं सामने रखी हैं। भारतीय जनता पार्टी का केंद्र किस तरह से उसको केंद्रीय टोली देखती है, ये इसके ऊपर भी हम नजर रखेंगे और लगातार बात करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।